So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So we have started a series of English language for a various upcoming exam. हमने इंग्लिश लैंग्वेज की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अभी तक 2-4 टॉपिक है जो कवर अप कर चुके हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल का जो टॉपिक है वो कवर किया था, उसके बाद हमने नाउन को कवर अप किया है, आफ्टर दैट प्रनाउन और एडजेक्टिव। सो ये हमारे जो 4 टॉपिक है, अभी तक हमने ये 4 टॉपिक को कवर अप कर लिया है। सो जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है उसका नाम है एडवर्ब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एडवर्ब हमारा आज का टॉपिक है। सो बेसिकली एडवर्ब होता क्या है? अगर हम एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करते हैं, सो द वर्ड दैट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ब। एडवर्ब देखो, एडवर्ब का नाम क्या कैसे दिख रहा है? जैसे एड वर्ब, जब भी कोई भी वर्ब के अंदर हम कुछ एडिशन करते हैं, द वर्ड दैट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ब। कोई भी वर्ड जो किसके मीनिंग को अफेक्ट करता है? वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव के मीनिंग को, या फिर अनदर एडवर्ब के मीनिंग को। किस टर्म्स के अंदर? इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ प्लेस, इन टर्म ऑफ मेजर, क्वालिटी या फिर क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जैसे हम बात करें, अगर हम एडवर्ब ऑफ वेयर की बात करते हैं, अब देखो वेयर बेसिकली कैसे हो सकता है? वेयर को हम हिंदी में बोलते हैं कहाँ पे। ठीक है। सो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टूवर्ड्स, ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ वेयर है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा देयर, इनसाइड, हेयर, बैक, जैसे लिखा मैंने बैक, फॉर, अबव, अवे, behind, elsewhere, out, anywhere, outside, नियर बाय। सो इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ वेयर, मतलब कि कहाँ पे। बेसिकली हम यहाँ पे हमें किसी भी प्लेस का पक्का नहीं पता होता, डेफिनेट प्लेस नहीं होती हमारे पास। जैसे मैंने लिखा टूवर्ड्स, देयर, इनसाइड, हेयर, बैक, फॉर, अबव, अवे, बिहाइंड, एल्सवेयर, आउट, एवरीवेयर, आउटसाइड एंड नियर बाय। इन सबको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ वेयर। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ मच, अब एडवर्ब ऑफ हाउ मच कैसे होगा? कितना। ठीक है। सो कई बार कैसे होता है, एग्जाम में हमें कोई भी सेंटेंस गिवन होगा, उसके अंदर एडवर्ब को अंडरलाइन किया होगा और हमसे पूछा होता है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सो अब अगर हम हाउ मच की बात करें, सो हाउ मच में कितना हो सकता है? फुली भी हो सकता है। ठीक है। फुली मतलब पूरी तरह से, या हम बोलते हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट भी क्या है? हाउ मच एडवर्ब है। इंटायरली भी क्या है? पूरी तरीके से, जिसको हम बोलते हैं। या फिर इनफ, ये भी क्या है हमारे पास? एडवर्ब है। उसके बाद है डीपली, ये भी क्या है? एडवर्ब है। कंप्लीटली, कंप्लीटली भी क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ हाउ मच। उसके बाद टू, फेयरली, very, this is important one, just, rather, extremely। इनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ हाउ मच। अगर हम किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है। हाउ मच किस चीज को डिनोट करता है? इट डिनोट द क्वांटिटी। सो ये क्वांटिटी की एडवर्ब है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ, हाउ का मतलब कैसे होता है? मैनर। ठीक है। हाउ मतलब किस मैनर में। सो जैसे मैंने बोला साइलेंटली, ठीक है, शांति से,
साइलेंटली, या फिर हमने बोला लाउडली, या फिर सीक्रेटली। बेसिकली हम लोअर क्लासेस में क्या पढ़ते थे कि अगर किसी भी वर्ड के साथ में ly लग जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। या फिर मैंने लिखा इजीली, फास्टली, सडनली, सडनली, या फिर स्ट्रॉन्गली, ब्यूटीफुली। ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, डिस्क्रिप्टिव मैनर के किस तरीके से हम किसी भी काम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ ऑफन, हाउ ऑफन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हाउ ऑफन रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, ठीक है, जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेवर, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी भी नहीं। या फिर समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है। ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है, आमतौर पर। ओकेजनली, ओकेजनली भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, किसी अवसर के दौरान। या फिर रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। या फिर जनरली, जनरली का मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सो इस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा है व्हेन, व्हेन अगर हम बात करें कब, ठीक है। सो ये भी क्या है, टाइम को ही रिप्रेजेंट करेगा व्हेन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। या मैंने लिखा लेटर, बाद में, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सून, जल्द ही, ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर नाउ, अभी हो गया। यस्टरडे, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद मैंने लिखा ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है, पहले ही। लेटली, लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। येट, अभी तक। जस्ट, ये भी रिप्रेजेंट करेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। देन मतलब फिर, ठीक है। सो इन सबको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हमें टाइम पीरियड पक्का नहीं होता, डेफिनाइट टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं होगा। सो ये अभी तक हमने एडवर्ब की डेफिनेशन को कवर किया और एडवर्ब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेंटेंस में, टाइम के लिए, क्वांटिटी के लिए, डायरेक्शन के लिए, या फिर किसी भी मैनर के लिए। सो अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ एरर, ठीक है। जैसे हमारे पास बेसिकली जो हमें क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में वो एरर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एरर क्वेश्चन रूल्स के, जो हमें क्वेश्चंस आएंगे एडवर्ब के, उन पे बेसिकली कौन सा रूल फॉलो अप होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो जो हमारा रूल नंबर 1 है वो हमें क्या बोलता है, that adverb of manner, adverb of manner, adverb of manner, place and time are usually placed after the verb, after the verb। मतलब कि अगर हम बात करें एडवर्ब की, इसकी पोजीशन क्या होगी, मैनर जैसे अभी हमने पढ़ा, सीक्रेटली, साइलेंटली,
लाउडली या फिर हम बोल देते हैं फास्टली, स्लोली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और अगर हम प्लेस की बात करें जैसे टुवर्ड्स हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं जैसे ऑफन हो गया, सम टाइम हो गया या फिर यस्टरडे हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। कहते हैं जब भी हम इनकी बात करेंगे तो जो बेसिकली प्लेस या फिर मैनर या फिर टाइम की पोजीशन है वो कहां पे होनी चाहिए, आफ्टर द वर्ब, जो हमारी वर्ब होगी उसके बाद में होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, ही वॉज रनिंग स्लोली, ठीक है, वो कैसे भाग रहा है, धीरे से भाग रहा है। या मैंने सेकेंड एग्जांपल यहां पे लिखी, रीना डज नॉट वर्क केयरफुली, रीना डज नॉट वर्क केयरफुली। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमें दो तरीके से आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, ही वॉज रनिंग स्लोली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या है, दैट इज स्लोली। स्लोली क्या है, हमारी एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब की बेसिकली जो पोजीशन है वो आफ्टर द वर्ब होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, रनिंग, रन, रैन, रन। सो ये क्या है, हमारी वर्ब है। सो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि जो एडवर्ब की पोजीशन है वो बेसिकली कहाँ पे है, वर्ब के बाद में है। सेम ही सेकेंड सेंटेंस, रीना डज नॉट वर्क केयरफुली। अब केयरफुली क्या है, हमारी एडवर्ब है और इसकी पोजीशन भी किसके बाद में है, वर्ब के बाद में है। सो वर्क क्या है, हमारा वर्ब है, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है। इसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। सो ये क्या है, हमारी वर्ब की फॉर्म है, दैट इज अ एडवर्ब। और अगर हम बात करें लास्ट सेंटेंस की, आई मेट हिम यस्टरडे। सो यहाँ पे मेट क्या है, बेसिकली वर्ब है और एडवर्ब की पोजीशन इसके बाद में होनी चाहिए। सो यस्टरडे क्या है, हमारा टाइम ऑफ एडवर्ब है। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो यस्टरडे हो गया, सून हो गया, लेटर हो गया, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो हमने अभी इससे पहले रूल्स डिस्कस किए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो सारे आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा किस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब है वो कौन सी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर सेकंड। सो हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, दैट इज द एडवर्ब इनफ, द एडवर्ब इनफ is placed after the adjective, अगर आपने एडजेक्टिव की वीडियो अभी तक नहीं देखी सो यू कैन गेट अ लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से वो देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या बात की है कि जो एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब, इनफ। किस एडवर्ब की हमने बात की है, सिर्फ इनफ एडवर्ब की बात की है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इनफ एडवर्ब आता है तो उसकी जो पोजीशन है बेसिकली वो किसके बाद में होनी चाहिए, एडजेक्टिव के बाद में होनी चाहिए, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की भी विशेषता होती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी, दैट इज शी इज क्यूनिंग इनफ टू टैकल हिम, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है क्यूनिंग वर्ड कौन सा है, दैट इज अ एडजेक्टिव। क्यूनिंग क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब कि वो चालाक है, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है, शी जो हमारा सब्जेक्ट है इसका एडजेक्टिव क्या है कि ये चालाक है और बहुत चालाक है, ठीक है, कि वो बहुत होशियार है उसको टैकल करने के लिए। सो जो इनफ है ये क्या है, हमारा
एडवर्ब है, ठीक है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एडवर्ब है इसकी जो प्लेस है, इसकी जो पोजीशन है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये आता है वर्ड एडवर्ब, तो इसकी पोजीशन एडजेक्टिव के बाद में होनी चाहिए। सो यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा पहले आ चुका है, इसके बाद में हमारा क्या आया है, एडवर्ब इनफ आया है, ठीक है। सो दिस इज आवर रूल नंबर 2। कमिंग टू अ रूल नंबर 3, सो हमारा थर्ड रूल बेसिकली क्या है, विच इज आवर थर्ड रूल, दैट एवर इज sometime incorrectly used for never, कि कई बार क्या होता है सेंटेंस के अंदर हम एवर को नेवर की जगह पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एवर क्या है, बेसिकली हमेशा, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी भी नहीं। सो बेसिकली जो नेवर है ये बेसिकली नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव को। और जो वर्ड है एवर ये बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट को ही क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, that is he seldom or ever tells a lie। सेकेंड एग्जाम्पल है, he seldom or never tells a lie। सो आपको बताना है इन दो सेंटेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस है जो सही है। सो देखो जो वर्ड है सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, एवर का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। सो जो वर्ड है सेल्डम ये कभी भी एवर के साथ नहीं आएगा, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये क्या है, रॉन्ग है। सो सेकंड सेंटेंस हमारा राइट है कि या तो वो काम कभी कभी करेगा या वो काम कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। सो सेल्डम के साथ हम नेवर यूज कर सकते हैं, बट सेल्डम के साथ कभी भी हम एवर का यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज आवर रूल नंबर 3। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 4। सो हमारा रूल नंबर 4 क्या है, सो रूल नंबर 4 क्या है, एडवर्ब should not be used with the word having negative meaning, सो हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनका जो खुद का मतलब है वो नेगेटिव के अंदर ही होता है। जैसे मैंने लिखा फोरबेड या मैंने लिखा डिनाई, ये वर्ड अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव है। तो इनके साथ कभी भी हम किसका यूज नहीं करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी, द टीचर फोरबेड मी, The teacher forbade me not to go, ठीक है। सो इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली क्या मिस्टेक है कि फोरबेड अपने आप में कौन सा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। फोरबेड का मतलब होता है मना करना। सो अगर हम मना ही कर रहे हैं वो नेगेटिव ही हो गया, तो इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। सो सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, द टीचर फोरबेड मी टू गो, ठीक है। तो इसके साथ हम कभी भी जो नॉट वर्ड है उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। इस रूल का हम टेंसेस के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। ये रूल हमारा इम्पोर्टेंट है। सो रूल नंबर 5 हमें क्या बोलता है, द ऑक्सिलरी वर्ब
auxiliaries verb like have to and used to come after the adverb, come after the adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम किस तरीके से हो सकता है? अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे ऑफन हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया, ऑलवेज, जनरली, ओकेजनली, ये सारे हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, कि जो हेल्पिंग वर्ब की बेसिकली पोजीशन है वो किसके बाद में होनी चाहिए? एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा ही ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद यह मैंने लिख दिया ही ऑफन हैव टू गो टू सिनेमा। सो बेसिकली यहाँ पे जो देखो ऑलवेज है या फिर ऑफन है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। और यूज्ड टू, हैव टू या फिर डू नॉट, डज नॉट, इन सब को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सो जो इनकी पोजीशन है वो एडवर्ब ऑफ टाइम्स के बाद में होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज आवर रूल नंबर 5, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। समझ आया? सो ये रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट रूल विच इज़ रूल नंबर 6। सो हमारा रूल नंबर 6 क्या है? सेंट परसेंट एंड वर्ड बाय वर्ड, सेंट परसेंट एंड वर्ड बाय वर्ड आर रॉन्ग यूजेस, ठीक है। जैसे हम किसी सेंटेंस के अंदर सेंट परसेंट बोल देते हैं या हम बोलते हैं वर्ड बाय वर्ड, ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। सेंट परसेंट की जगह पे क्या होना चाहिए? इट शुड बी 100%, ठीक है। हमेशा हम क्या बोलेंगे? 100%। और वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, रियल में जो टर्म होती है वो क्या होती है? वर्ड फॉर वर्ड। सो दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ड, कि सेंट परसेंट की जगह पे हम सिंपल 100% लिखेंगे और वर्ड बाय वर्ड की जगह पे हम वर्ड फॉर वर्ड लिखते हैं। समझ आ गया? और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या, एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जब भी हम ऐसे दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड है तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते वर्ड्स फॉर वर्ड्स, ये क्या होता है? गलत है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। यहाँ हम ऐसे नहीं बोलते पेज बाय पेज होता है बट पेजेस नहीं होगा, ये भी क्या है? गलत स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? द फ्रेज type of sort of and kind of do not follow any article, कि जब भी हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसके साथ कभी भी हम किसका यूज़ नहीं करेंगे? आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी, व्हाट काइंड
ऑफ फ्रेंड आर यू। सो ये सेंटेंस क्या है हमारा, सही है। इसके साथ हम कभी भी अ का यूज, जो आर्टिकल है उसका यूज नहीं करेंगे। दिस इज आवर रूल नंबर 6, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट रूल है दैट इज रूल नंबर 8। सो हमारा लास्ट रूल क्या है, supposing and if cannot be used together in the same sentence, कि कभी भी हम suppose और if दोनों का यूज एक सेंटेंस के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि जो suppose और if है ये दोनों कौन से सेंटेंस है, these represent a conditional sentence, ठीक है। सो कभी भी हम दोनों को एक साथ में किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा what if he fails, what will he do, ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता suppose if he fails, ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस के अंदर suppose और if दोनों का यूज एक साथ में नहीं करते, ठीक है। क्योंकि दोनों कौन से सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि एडवर्ब के फॉर्म में है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी सो पहले आप प्रीवियस पार्ट ऑफ स्पीच कवर अप कर सकते हैं। यू कैन गेट अ लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच। सो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवर्ब और एडजेक्टिव बोथ ऑफ टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।